नमस्कार, प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल के कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं रत्नेश। इस कार्यक्रम में हम लेते हैं उन विषयों को जो हफ्ते की सुर्खियों में होता है, और ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी सुर्खी क्या है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का दिया गया तोहफा यानी जीएसटी में किए गए सुधार सबसे बड़ी सुर्खी इस हफ्ते की है। इस विषय पर स्टूडियो में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर अमित बनर्जी। आप प्रबंधन विभाग मैनेट में आर्थिक मामलों के विश्लेषक हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ कर सलाहकार संजय वर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सर नमस्कार सर, जो विषय है वो है आर्थिक मामलों में जो सुधार कर रही है सरकार, जो सरकार की ओर से प्रयास हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सवाल अमित जी आपसे। देखिए, अभी दो खबरें आई हैं, ठीक है। एक तो नंबर 2 जीएसटी और उससे पहले जीडीपी के फिगर्स, तो दोनों को बारी बारी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जीडीपी जो अप्रैल में जून का जो तिमाही था उसमें सकल घरेलू उत्पाद उसमें 7.8% ग्रोथ हुआ, और उसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं तो जो ग्रोथ जो हुआ मेन तो हुआ मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज में और एग्रीकल्चर में। तो शुरू के 3 में तकरीबन 7 से 9.5% का ग्रोथ हुआ। एग्रीकल्चर में 3.7% हुआ, जो कि पिछले साल के इसी तिमाही में 1.5% था। तो अभी इन सब ग्रोथ से क्या होता है कि लोगों के पास पैसा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद और भी जीडीपी को अगर हम तोड़ के देखें तो जिसको हम अंग्रेजी में GFCF ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि अचल संपत्ति, प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, इसमें तकरीबन 8% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें जब बढ़ोतरी होती है तो इसके कुछ समय पश्चात नए रोजगार मिलते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रोजगारों का थोड़ा सा मामला ऐसा चल रहा था, तो इसके कारण इसमें सुविधा होगी। हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो है 60% प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, यानी कि जो हाउस होल्ड, जो घर के लोग जो खर्च करते हैं, वो जीडीपी का 60% हिस्सा है। तो उसमें 7% से ऊपर की बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ सालों से उसमें थोड़ा सा दबाव, स्ट्रेन पड़ रहा था, तो वो अब हट गया है। तो वो मेन हमारा जिसे कहते हैं ना इंजन है, मुख्य भूमिका हमारा और चाइना में जो फर्क है वो है घरेलू खर्च। तो वो 60% होता है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, और उसी में अब इजाफा करने के लिए सरकार ने जो तोहफा दिया है जीएसटी 2.0, 5% और 18% पे अधिकतर उनको लेकर आ गए। उससे क्या होगा, उसमें 2-3 चीज़ें हैं समझने की है। इसको लोग उतना समझ नहीं पा रहे हैं। इसका जो अच्छा वो है पॉजिटिव साइड, वो ये है, देखिए, एक तो चीज़ों के दाम कम होंगे, ठीक है। उससे क्या होता है, जो महंगाई दर जिसको हम CPI कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कहते हैं, वो कम होगा तो RBI कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में इंटरेस्ट रेट, मुख्य जो इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट, वो कम कर देगी। उससे ब्याज दर में कमी आएगी, तो फिर खर्च भी बढ़ेगा, लोन्स भी सस्ते होंगे और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, जिससे कि फिर रोज़गार बढ़ेंगे। तो ये एक ज़रूरी था। और एक चीज़ और, अभी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किया है, उससे भी हमको थोड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। संजय जी, आप कैसे देखते हैं इस आर्थिक सुधारों को जो गवर्नमेंट करने पर लगी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? GST रिफॉर्म्स 2 के नाम से जो इसका जो लाए हैं, इसमें सबसे हमको महत्वपूर्ण बात ये मिली कि अभी तक जो GST में लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। जब GST शुरू हुआ, लोगों को नया था, कॉम्प्लिकेशंस थे, लोगों को नए नोटिफिकेशंस आ रहे थे, फ्रीक्वेंटली नोटिफिकेशंस आ रहे थे, उसके कारण कई लोगों को परेशानी हो रही थी। और इतना टाइम पहले शुरू होता तो टाइम, सभी चीज़ में टाइम लगता है सेटल होने में। लेकिन आज अपन 17 से बात करें, 17 से लेकर 25 तक 8 साल में जो हमारा GST ने हमको जो रिटर्न दिया है, जो सरकार को जो रिटर्न दिया है या देश को जो रिटर्न दिया है, वो इतना बड़ा रिटर्न दिया है कि उसका जैसे कह सकते हैं रिटर्न गिफ्ट के रूप में हमको GST रिफॉर्म्स 2 मिला। और उसमें जो रेट्स कम किए, वो रेट्स कम करने के कारण, जैसे सर ने अभी बनर्जी साहब ने कहा है कि रेट्स कम कर, जब रेट्स कम होते हैं किसी चीज़ के, तो परचेस कैपेसिटी लोगों की बढ़ती है। सबसे पहली खुशी की लहर तो लोगों में ये है कि पैसा, अगर किसी चीज़ का खर्चा कम हुआ तो आम जनता के लिए सबसे सीधी बात वही होती है। सबसे पहले वही देखा था। जैसे जैसे परचेज बढ़ेगी, क्योंकि बीच में कुछ एक बार इशू ये भी आया था कि लोगों ने प्रश्न उठाया था कि अगर रेट्स कम करें GST के, तो रेट्स कम करने के कारण सरकार का क्या होगा, सरकार के पास वो कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है। तो उसमें मैं जो हम लोगों ने समझा है, उस मेरे हिसाब से ये है कि अगर परचेज बढ़ती है, परचेज लोग ज़्यादा करेंगे रेट कम होने के कारण। कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं आज नहीं खरीदता, साल भर बाद खरीदूंगा कोई भी चीज़, और अगर रेट्स कम हो रहे हैं तो उसकी बजट में आ रही है, वो ले लेता है, परचेज कर लेता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा तो पैसा जो कम लग रहा है लोगों को, कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही।
वो सरकार के पास भी पैसा आएगा, उसका उपयोग हो पाएगा। एक और बात आपसे कि नया इनकम टैक्स लॉ भी पेश कर दिया गया है, ये क्या है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा लोगों को? जैसे कि जीएसटी में था पहले कि चेंज किया, इनकम टैक्स में लॉ में इनकम टैक्स एक्ट में चेंज नहीं किया। इनकम टैक्स एक्ट ही पूरा एक प्रकार से पूरा उठा के दूसरा ले आए। उसमें इतने सारे सेक्शंस थे, लगभग 600 सेक्शंस थे, और सब सेक्शन अगर हम देखने जाएंगे, क्लॉज देखने जाएंगे तो वो 2000 से ऊपर निकल जाएंगे इतने से, क्योंकि बीच में कुछ सेक्शन ऐसे बिल्कुल इररेलीवेंट थे, जिनका कोई उपयोगिता नहीं थी। तो इन्होंने इस तरह से पूरा बजट को, पूरा इनकम टैक्स को पूरा कंप्लीट देख कर कि जो इररेलीवेंट सेक्शन हैं उनको हटा दिया, और जो सेक्शन जो ज़रूरत थी कुछ समय के हिसाब से नए एडिशन होना था, जैसे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे नया वर्ड है, पहले नहीं होता था, क्रिप्टो करेंसी या उस टाइप की चीज़ें, या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पहले ऐसी चीज़ होती नहीं थी, तो एक्ट में नहीं थी, नोटिफिकेशन के थ्रू लाए। अब उन्होंने सब चीज़ें उसमें इंसर्ट कर दी और वो लेकर आए। काफ़ी सरलीकरण उसका हुआ है। ठीक है, जब उसको हम देखेंगे तो काफ़ी सरल तरीके से समझ पाएंगे। बैनर्जी सर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी गवर्नमेंट लाई है, तो ये क्या है और ये एनपीएस से कैसे अलग है? इसमें यह है कि 25 साल की सर्विस का पूरा मिल जाता है, उसके बाद 100% पेंशन का एलिजिबल हो जाता है, और उसके बाद लास्ट सर्विंग जो 25th ईयर के जो 12 महीने का उसका एवरेज का बेसिक का आधा दे दिया जाता है। देखिए, पेंशन को हम लोग गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कहते हैं, ठीक है। अच्छा। तो पेंशन इस तरह के जब ज़्यादा होती हैं तो अगेन इसमें भी वही है, 70% के आसपास वापस मार्केट में खर्चा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे अब 60 के पार लोगों की संख्या बढ़ रही है। हाँ। एजिंग पॉपुलेशन हो रहा है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट गिर रही है, एज और लॉन्जिविटी बढ़ रही है, तो एजिंग पॉपुलेशन हो रहा है, तो उनके हाथ में भी पैसा देना एक तरीके से ज़रूरी है, वाजिब है। तो इसलिए ये मैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अर्थशास्त्र की नज़र से ये देखता हूँ कि एक तरीके से गवर्नमेंट ट्रांसफ़र है ये, जिसको हम गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कहते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो ये पेमेंट वापस मार्केट में आया था। और मान के चलिए इंडिया में देखिए 60% घरेलू खर्चा है, 10% गवर्नमेंट का खर्चा, तो 60 से 70% वापस जब मार्केट में आता है वही रोटेट होकर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इत्यादि वही बनता है, ठीक है। तो मैं उसको उस नज़र से देखता हूँ। और ये है कि अब लोगों में एक आशा की नई किरण भी आएगी जो रिटायर हो रहे हैं। पहले तो एनपीएस में बहुत दुविधा थी, इससे एक सर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। ओपीएस के तकरीबन बराबर ही है वो यूपीएस। सर, जीएसटी पे भी हमने बात करी थी, आपने कहा जीएसटी से जो बड़े फ़र्क हैं वो तो सबसे आम आदमी को जो पहला फ़र्क आता है उसे लगता है कुछ चीज़ों का प्राइस कम हुआ, और इस बार जो हमने आंकड़े देखे थे, जो वस्तुएं उसमें आई हैं वो अधिकांश वो वस्तु हैं जो मिडिल क्लास को सीधे सीधे इफेक्ट कर रही हैं। इसको किस तरह देखते हैं? इस बारे में सर मेरा ऐसा कहना है कि अगर हम उस बजट को एक मतलब जीएसटी 2 को देखें, हाँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे घर के किसी बड़े बूढ़े ने वो व्यवस्था बनाई है घर में, जैसे घर के बड़े बूढ़े व्यवस्था बनाते बच्चों को, भाई तुम इस तरह से रहो कि अगर अपन देखें तो खाने की चीज़ें सस्ती करी, हाँ। कोल्ड ड्रिंक या फास्ट फूड पे नहीं उसको कम किया। उसका पर्पज़ ये भाई अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, ना कि वो अनशन चीज़ें खाओ। हाँ, हाँ। प्लस कुछ चीज़ें जैसे महंगी करी, मान लो हाई क्लास जो 350 सीसी से ऊपर की बाइक है या लग्जरी कार्स हैं, उन पर भी कम नहीं किया। लेकिन जिससे छोटी जो चीज़ें हैं 350 सीसी से कम की, जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें जिनसे हमारी यूटिलिटी है, हाँ। वो उस पर कम किया। अमित सर, जीएसटी में जो ये पैसा कम करा गया इन चीज़ों का, जैसे कि अभी संजय सर ने भी कहा कि अधिकांश उन चीज़ों पे पैसा कम हुआ है जो लोगों को रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती है, और स्पेशली मिडिल क्लास को। लग्जरी को उन्होंने साइड करके मिडिल क्लास पे फोकस करा, क्या कहेंगे इस पर? लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स जिनको कहते हैं उनमें बढ़ा दिया है। हाँ। ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि उनका कंजम्पशन खपत कम करने का होता है। अब डायरेक्टली तो आप उसको बैन नहीं कर सकते, तो ऐसे ही दाम बढ़ा के इनको कम किया जाता है। दूसरी बात ये, जैसे मैंने पहले अभी कहा था, हमारी इकोनॉमी 60% कंजम्पशन पे है, और कुछ विगत सालों से हमारी सेविंग्स रेट में थोड़ा सा दबाव, प्रेशर पड़ रहा था। हाँ। तो अगर ज़्यादा पैसा बचेगा तो सेविंग्स होगी, और देखिए सेविंग्स का सीधा मतलब होता है कि सेविंग्स आपकी इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट्स का 90% हिस्सा फिक्स्ड कैपिटल यानी कि अचल संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि इससे नए रोजगार उत्पन्न होते हैं, इससे रोजगार भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि लोग बाग ज़्यादा खर्चा करेंगे, इसको ये भी देखिए कि लोग बाग सेविंग्स भी ज़्यादा करेंगे। सेविंग्स में स्ट्रेन पड़ रहा था, और फिर क्या हो रहा था कि उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा रही थी उधार ले लेके, तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। तो इन सब से मेन चीज़ ये है कि एक तो खपत भी बढ़ेगी, सेविंग्स भी बढ़ेगा,
महंगाई दर कम होगी और फिर कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद आरबीआई को रेपो रेट यानी कि जो मुख्य इंटरेस्ट रेट का जो होता है वो कम करना पड़ेगा। बैंक के लोन्स थोड़े सस्ते हो जाएंगे। तो बैंक के लोन सस्ते होते ही सबसे पहले चीज़ जो इफेक्ट करता है एक मिडिल क्लास फैमिली को, वो है हाउस और व्हीकल। तो इनकी भी खपत बढ़ेगी। और हमको एक चीज़ समझना है कि ये बिल्कुल सही मौके पे आया है, जैसे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस ने किया है। उसके बाद हमको थोड़ी रिलीफ भी चाहिए, तो उससे क्या रिलीफ मिल जाएगा। वरना ये था कि 0.5% या 1% जीडीपी में इफेक्ट आ सकता है, तो मुझे नहीं लगता अब वो आएगा। ठीक है सर, एक चीज़ और, जब अभी आपने इन्वेस्टमेंट की बात भी कही थी, तो इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन चीज़ भी आ रही है। चिप्स हैं या इथेनॉल पे गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है। ये क्या है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, चिप्स तो ये है कि किसी ज़माने में हम लोग बनाते थे 1987-88 में, वो आग वाग लग गई थी। लेकिन अब चिप्स के बिना काम नहीं चल सकता। चिप्स की मोनोपोली ताइवान, जापान, साउथ कोरिया और कुछ हद तक चाइना, मैन्युफैक्चरिंग का इनके पास था, और इनोवेशन वाला एस्पेक्ट वो अमेरिका के पास था। हम उस रेस से बहुत पहले ही बाहर हो गए थे। अब वापस, क्योंकि अब चिप्स का ज़माना तो है ही, 1968 में नोबेल प्राइज़ मिल गया था उसमें। तो माइक्रो प्रोसेसर्स, सेमीकंडक्टर्स, इसका ज़माना है और वो धीरे धीरे हर चीज़ में आ चुका है। तो हम पीछे रह गए हैं, बड़ी इकोनॉमी में हम ही लोग हैं जो पीछे रह गए हैं। तो अब अपने को बहुत तेज़ी से इसमें विकास करना है, आगे बढ़ना है। तो अभी इन्होंने नया बनाया है और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी करें, क्योंकि इसमें बहुत गजब की फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस की इनोवेशन लगती है। तो इसमें अब अपने को बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ना है, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमें आत्मनिर्भर बनना है कुछ खास क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ पे, और उसमें से सेमीकंडक्टर सबसे ऊपर है। हम वो रेस बहुत पहले ही, वो आग लग गई थी मोहाली में सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड में, उसके बाद से हम बिल्कुल पीछे हो गए। अब वापस से हम लोग आ रहे हैं। और ये देखिए, ये ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, इनकी तरक्की का मुख्य कारण एक पिलर जिसको कहते हैं स्तंभ है, माइक्रो प्रोसेसर्स और चिप्स बनाना। तो हमको वापस से उसमें आना। अभी तक क्या हम लोग डिज़ाइनिंग और R&D करते थे, ये हैदराबाद, बेंगलोर, इस तरफ। लेकिन अब एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग में, फैब्रिकेशन जिसको कहते हैं, उसमें अब आना बहुत लाजमी था। ठीक है, जैसे कि हमारा डिस्कशन का आज विषय है आर्थिक सुधारों से विकास को मिलती नई गति। क्या ये जो जीडीपी जो आंकड़े आए हैं, या जो जीएसटी में 2.0 इंट्रोड्यूस हुआ है, और अलग अलग जो कदम उठ रहे हैं, इससे क्या स्वदेशी को प्राथमिकता मिलेगी? और अगर स्वदेशी अगर बढ़ता है खरीदारी लोगों की, तो ये हिंदुस्तान की तरक्की में किस हद तक सही साबित होगा? देखिए, नेहरू जी के टाइम पे हम लोग स्वदेशी थे, लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे थे। आजकल ये है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जितना आप ज़्यादा उत्पादन करेंगे, आपकी प्रति यूनिट कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी। तो हम लोग अब उस पर फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंडेक्स स्कीम में ये एप्पल के और ये सब बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, ये उसी के उसमें है। क्योंकि आप अगर, कोविड ने बता दिया, जैसे फार्मास्यूटिकल है, API जो बल्क ड्रग है, जो मेन प्रोडक्ट है, हम आज भी 70-72% चाइना पे डिपेंड करते हैं। हम वहाँ से लेते हैं, उसको टैबलेट और फॉर्मुलेशन बनाते हैं। अब वो बहुत क्रिटिकल आइटम है। अब धीरे धीरे उसमें भी हमको आना है। 90 के दशक में हम लोग काफ़ी आगे थे, लेकिन अब हम पिछड़ गए चाइना से। वो चाइना ने हमको हरा दिया उसमें। तो अब मान के चलिए, गवर्नमेंट का खुद का एक रिटर्न सबमिशन है 2015 पे, कि जो आम जो दवाइयाँ हैं, ओमेप्रेजोल, पैरासीटामोल, इसमें 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट थे हम चाइना पे। सोचिए, अब वो धीरे धीरे आपको ख़त्म करना है। चाइना में जो कोविड के कारण जो लॉकडाउन लगा, उसमें आफत आ गई थी। और अब जैसे चाइना रेयर अर्थ्स में कर रहा है, बिल्कुल इतनी मोनोपोली अपनी दिखा रहा है, नहीं दे रहा सामान, तो अब धीरे धीरे उन चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन दवाइयाँ एक ऐसी चीज़ है, उसके बिना इंसान जी नहीं सकता। तो उसमें हमको बहुत इस तरह से प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंडेक्स स्कीम, इन सब में आगे बढ़ना है। तो ये विकसित भारत के ये कुछ मुख्य स्तंभ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग आइटम्स। इनमें एक अपने को आत्मनिर्भरता बनानी है, और आत्मनिर्भरता के साथ साथ दुनिया को भी ये एक्सपोर्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। वर्मा जी, अभी जीएसटी पर हम बात कर रहे थे। जीएसटी आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, हो रहा है, दिख रहा है। व्यापारी जो इन चीज़ों में डील करते हैं, उससे इनको कोई नुकसान, या इनको क्या असर आएगा इन पर? व्यापारी को तो कोई भी नुकसान नहीं होगा कुछ, क्योंकि बीच में लोगों को लग रहा था कि रेट्स कम होने, जैसे एक ITC कहलाता है, इनपुट टैक्स रिबेट, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे जो माल आप परचेज करके लाए हैं जी, उसका जो टैक्स आप पे करके आ चुके हैं, उसका क्रेडिट हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लोगों को डाउट था, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि 22 सितंबर से ही चालू हो रहा है। 22 सितंबर के पहले का जो माल परचेज किया है, उन्होंने किसी भी रेट पे परचेज किया,
उसकी क्रेडिट आपको पूरी मिलेगी, आप उसकी क्रेडिट आपके पास रहेगी। ठीक है। आपकी लैप्स नहीं होगी, कुछ भी अमाउंट चाहे वो ज़्यादा रेट का बिके चाहे कम रेट का बिके, आपकी लैप्स नहीं हो। संजय जी, ये आपने बताया बिल्कुल कि जो नया जीएसटी है इससे किसी का नुकसान नहीं है, जो व्यापारी उनको भी कोई नुकसान नहीं है। एक चीज़ और आती है कि टैक्स रिटर्न फाइल के लिए भी नई विधि आई है या नया तरीका आया है, तो उस टैक्स जो फाइलिंग है वो क्या है? टैक्स फाइलिंग के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो शुरू से ये हमारा चला आ रहा है, उसको सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जीएसटी ने सबसे ज़्यादा रूप दिया है पूरी तरीके से। अच्छा। क्यों? क्योंकि जीएसटी में टोटल ऑनलाइन काम है, हमको हाँ। किसी डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। अगर हमको रिटर्न फाइलिंग से लेकर चालान जमा टैक्स पे करने तक, रिटर्न फाइलिंग तक, हमको कोई रिटर्न लेना है, आईटीसी क्रेडिट लेना है, कुछ भी करना है, उसके लिए हम अपने चेंबर में बैठकर, अपने घर पर बैठकर, लैपटॉप पे बैठ के कर सकते हैं। और अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम पहले बीच में प्रॉब्लम थी कि रिवाइज रिटर्न का कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो रिवाइज रिटर्न का भी प्रोविज़न आ गया है। ठीक है। हम रिवाइज भी कर सकते हैं, कोई मिस्टेक होती है तो अपने लेवल पे करेक्शन कर सकते हैं। एक बात आपने शुरू में कही थी कि लोग जब नए नए इनोवेशंस और जब ये आ रहा था जीएसटी पहले करा था, उसमें नए नए नोटिस आ रहे थे, लोग उससे बड़े भयभीत थे, लोगों का अपोज भी था अलग अलग कारणों से। अब इन्होंने इसको बड़ा सरल सा कर दिया, सीधे सीधे 5% लगेगा और 18 लगेगा, बाकी सब हटा दिए। तो ये सरलीकरण को कैसे देखते हैं आप? पहले वर्गी जो इसके सबसे बड़ा इफेक्ट ये आता था कि अगर हम किसी चीज़ को लेके एक ही आइटम, एक ही जैसे स्टेशनरी की बात करें तो कुछ स्टेशनरी आइटम टैक्स फ्री होते थे। हाँ। कुछ स्टेशनरी के में ही ग्रुप में कुछ टैक्स फ्री होते थे, कुछ पे कम परसेंट टैक्स है, किसी में ज़्यादा परसेंट है। मेडिसिन में ही होता था, किसी चीज़ पे कम हो किसी पे ज़्यादा। तो अगर किसी ने बात करी मेडिसिन, तो वर्गीकरण जो करना है, वर्गीकरण हम नहीं कर पाते थे। ठीक है। उसमें HSN कोड डालना पड़ता था, एक सेपरेट हर चीज़ का HSN कोड होता था। अगर HSN कोड मिस्टेक हो गई किसी से, हाँ। तो वो रेट या हो सकता है 12 की जगह 18 में पहुँच जाए, 18 की जगह वो आगे बढ़ जाए। अब उन्होंने उसको जो ग्रुप इस तरह से कर दिया कि टोटल 2 ही रेट्स हैं। हाँ। तो वो काफ़ी आसान हो गया हमारे लिए कि हम उसको HSN कोड डाल लेंगे, या बाई चांस मिस्टेक होती तो हमारा रेट इतना ज़्यादा डिफर नहीं करता। मैनेजर सर, आप पर आते हैं कि जो जीएसटी में सुधार हुए हैं, 2.0 हुआ है, इसको किसानों के लिए, MSME या स्टूडेंट्स हैं या अन्य और जो क्लासेस हैं, इनको में किस तरह से इसका फ़ायदा पहुंचने वाला है? देखिए, किसानों का ये है कि उनके जो इम्प्लीमेंट्स है और जो उनके जो फर्टिलाइजर्स है उसमें कमती आई है, तो उससे उनका इनपुट कॉस्ट घटेगा। देखिए, इंडिया को जो मेरे को जितना समझ में आ रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंसी से ऊपर बढ़ें। यूक्रेन युद्ध ने बता दिया है कि इंडिया की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है दुनिया में खाद्यान्न को करने के लिए। हाँ। कुछ चीज़ों में हम लोग बहुत पीछे भी हैं, जैसे तिलहन में, हाँ। है ना, सोया वोया हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, सनफ्लावर ऑयल। तो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमको ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि कुछ देशों पे अगर आप निर्भर रहेंगे ना, जैसे अमेरिका हो गया, यूक्रेन हो गया, कुछ हद तक रशिया हो गया, फूड आइटम्स के लिए, तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। तो इस चीज़ में हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी जिनमें नहीं है, जैसे दाल और तेल के आइटम्स में, ऑयल सीड्स में, और उसके अलावा जो सीरियल्स हैं, द प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि हम लोग अब नेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स बने। देखिए, ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ हो नहीं सकते, वो छोड़िए, पर उसके अलावा हम नेट फूड एक्सपोर्टर बने, खासकर इसमें राइस, व्हीट और बाकी कॉटन में जैसे पिछले साल हम लोगों ने इंपोर्ट किया, उससे पहले हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो जब तक आप चीज़ें इनपुट क्रेडिट सस्ता नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं कि हमें जो इनपुट्स में है वो इंपोर्ट्स पे डिपेंड करना पड़ता है, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, वो अधिकतर इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, तो उसमें दाम घटा के फिर आगे बढ़ाने का है। जहाँ तक विद्यार्थी का है, देखिए खर्चे कम हो गए विद्यार्थी के लिए, खासकर इन्होंने अभी इनोवेशन और स्टार्टअप, इसमें क्या इनमें थोड़ा सा टैक्स में अभी और सुधार हो जाए, वैसे तो काफ़ी कर दिया। अगर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा तो उनको रोजगार मिलेगा, ठीक है, हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा। मैं कहा ना, सेविंग्स होगी, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स में बदलते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट्स में से 90% ग्रॉस फिक्स कैपिटल यानी अचल संपत्ति, प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, उसमें जाता है, उनको रोजगार बढ़ेगा। रोजगार की थोड़ी समस्या नए स्टूडेंट जो नए 4-5 साल नए जनरेशन के साथ जो अभी हो रहा था, वो उससे आगे बढ़ेगा। हम लोग अब अमेरिका डिपेंडेंट या उसमें नहीं होना चाहते, हम चाहते हैं कि हम खुद करें, जैसे चाइना का हो गया है। चाइना पहले अमेरिका भेजता था, अब उसके स्टूडेंट्स वहीं बनते हैं, और खास
खासकर अब स्टार्टअप का जो कल्चर आया है उससे अब क्या है कि स्टूडेंट्स खुद ही 10 स्टूडेंट को 5 स्टूडेंट को नौकरी दे सकते हैं। मैं खुद मैनिट में देखता हूँ, मैं खुद 1-2 स्टार्टअप्स का कंसल्टेंट हूँ, लोग बाग बच्चे बड़े एंथुजियास्टिक हैं स्टार्टअप्स के उसमें। तो इसमें ये हो गया। एमएसएमई में ये है, देखिए एमएसएमई किसी भी देश का, चाहे कोई भी देश हो, खासकर जैसे जर्मनी जापान, ये तो 70-80% एमएसएमई वाले ही हैं। एमएसएमई हर देश की रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। तो उसके अलावा सब छोटे से ही शुरू करते हैं, इनोवेशन वहीं से होता है, कॉस्ट कंटेनमेंट उनमें सबसे ज़्यादा होता है। तो उनके ऊपर कॉस्ट का नहीं फ़र्क पड़े इसलिए जीएसटी में ये आ गया है। और इनमें और इनको प्रोत्साहन देना चाहिए क्रेडिट वेडिट से, जिससे कि आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ कि सरकार क्रेडिट फ्लो कम नहीं करेगी। क्रेडिट फ्लो कम हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। एमएसएमई की जहाँ तक बात करें, एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए पहले कि एमएसएमई चूँकि इसमें छोटे बिजनेसमैन भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, तो जो एमएसएमई में स्टार्टअप्स जो हैं उनको बड़े लोगों से अगर मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज से डील करते हैं, किसी तरह का कोई सप्लाई करते हैं, तो पेमेंट में वो लोग कभी देते थे कभी नहीं देते थे, काफ़ी टाइम भी लग जाता था। जो आपको शायद पता होगा बजट में ये प्रोविज़न लेकर आए हैं कि उनको अगर टाइम लिमिट फिक्स कर दी है, उस टाइम लिमिट में अगर उनका कोई ड्यू पेमेंट है, जैसे मैंने आपको सप्लाई करा उसका मुझे पेमेंट है, अगर टाइम लिमिट में पेमेंट नहीं दिया तो उनको उस एक्सपेंसेस की रिबेट नहीं मिलेगी। वो एक्सपेंसेस माना ही नहीं जाएगा कि आपने किया है। कोई मान लीजिए कोई 2 लाख का परचेज़ किया या 2 करोड़ का परचेज़ किया और आपने उसका पेमेंट ड्यू है, अब चला आ रहे हैं, नहीं दे रहा है किसी भी कारण से, तो उसका आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उसकी छूट ही नहीं देगा, खर्चा ही नहीं मानेगा। ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा कदम है जिससे कि एमएसएमई को सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। ये जो बनर्जी सर, महंगाई जो है बताया जा रहा है कि न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है, और वहीं जीडीपी की भी आपने बात कही थी, वो पिछले जो वित्त वर्ष 2025-26 का उसकी पहली तिमाही के जो आंकड़े आए वो 7.8 के आए। तो कितनी संभावना है कि ये 8 को भी क्रॉस कर जाएगी? देखिए जीडीपी 7.8 है। हमें चाइना बीच में ऐसा एक समय था 25 साल का पीरियड, उसमें उसने 10 साल 10+ के उससे करे थे। तो हम अगर अग्रसर हो जाएं 10% और लो इन्फ्लेशन, लो महंगाई दर, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। वरना होता ये है कि अगर आपका जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 10% की तरफ जाता है तो महंगाई दर बढ़ जाता है। इसलिए महंगाई दर को कंट्रोल करते हुए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे मैंने पहले बताया था कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं, ठीक है। और उसका इंटरेस्ट रेट्स कम होने से क्या होता है कि मनी सप्लाई बढ़ जाता है, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ने का डर था। पर इन्फ्लेशन अभी सीपीआई खुद ही अभी जो आंकड़े आए थे 1.5% है, तो बहुत अंडर कंट्रोल है। हमारा तो वैसे ही टॉलरेंस लेवल इस 4 to 7 के बीच में, तो हम उससे बहुत नीचे हैं। तो अभी हमारे पास गुंजाइश है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 7.8, 8.7, 9.7 ऐसा भी चला जाएगा। हो सकता है 10 चला जाए, क्योंकि अब ये जाने की ज़रूरत है। देखिए हमारे यहाँ पे तकरीबन 2/3 पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन 35 के नीचे, 0 से 35। तो उनको रोज़गार चाहिए, पैसा चाहिए, खर्चा करेंगे, और वही 60% हमारा खर्चा ही है, घरेलू खर्चा। उसी से वही पैसा रोटेट होगा और उस जो सेविंग्स होगी उसी से रोज़गार बढ़ेगी। तो हमारे तो हो सकता है, मैं ये देखता हूँ कि अगले 2-1 साल अगर कुछ युद्ध और अकाल इस तरह की कोई स्थिति नहीं आए, ड्राउट वाउट ऐसा, तो हम हो सकता है हम 8-9%, 8 तो टच ही कर गए, 9 से 10 की तरफ अग्रसर हो जाएंगे और इन्फ्लेशन ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2.5 होगा। तो महंगाई दर 1.5-2.5 होगा। उससे चीज़ें काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। एक विकसित भारत के लिए हम बढ़ सकते हैं। विकसित भारत का एक चीज़ देखिए, हम लोगों की जो पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय है वो $2900 है। इसको अपने को 5 गुना करना है, उससे हम विकसित बन जाएंगे। ठीक है। 5 गुना करने के लिए हमारे पास समय है 20 साल। अगले 20 साल में हम कर गए तो हम पहुंच जाएंगे, चोटिल पे पहुंच जाएंगे। ठीक। संजय सर, चलते चलते संक्षिप्त में आपसे हो जानना चाहेंगे कि सर ने जैसे भी बात कही कि जो सुधार आएंगे या जो आए हैं और जिस पर सरकार लगातार काम कर रही है, इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे संक्षिप्त में? जैसे कि सर ने बताया कि 7.8 से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 8.5 को तो क्रॉस कर ही लेगा। 8.5 से 9.5 या 10 जा सकता है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम अगर बात करें तो 8.5 को तो क्रॉस कर ही लेगा। ठीक है। जिस तरह और ये सब तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, हर तरीके से देखा जाए तो इनकम टैक्स को देखते हुए, चाहे जीएसटी को देखते हुए, चाहे और रूल्स बनाते हुए, जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, इन सब कदम को देखते हुए 100% है कि ये प्रोग्रेस होगी और क्रॉस कर लेगा पूरा।
आप दोनों से ये संयुक्त रूप से क्वेश्चन है मेरा। पहले बनर्जी सर से आते हैं। सर, ये पिछले जो 10 वर्षों में लगभग 17 करोड़ रोजगार सरकार ने दिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने अभी ये भी कहा कि सरकार इस पर ही फोकस कर रही है कि आने वाले समय में भी रोजगार की डिपेंडेंसी अन्य देशों पर खत्म हो, कम हो। तो उससे दो चीज़ें होंगी कि एक तो हम बाहर जो डिपेंडेंसी खत्म हो, दूसरा यहीं पर अगर लोग जब काम करेंगे तो अन्य रोजगार भी जनरेट होंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? 170 मिलियन यानी 17 करोड़ का जो नया रोज़गार जनरेट किया है। देखिए, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको रोज़गार देना ज़रूरी था। दूसरी बात, हर अर्थशास्त्र, हर फाइनेंस मिनिस्टर का बेसिकली एक ही लक्ष्य होता है। बहुत सारे होते हैं पर एक ही है, उसको इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो डिमांड आपकी फुल चलेगी, चरम सीमा पे आपकी इकोनॉमी चलती है। इसलिए रोज़गार तो आपको देने होते हैं, सारे कदम आपके उसी के लिए ही होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, और तभी हम अग्रसर बन सकते हैं। वरना अगर कोई सेक्शन हमारा पीछे रह गया, हम नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, हमारी आज से 10-12 साल पहले इकोनॉमी, जिसको कहते हैं ना, इनइक्वल थी। अधिक इनकम वाले कुछ थे और बहुत कम इनकम वाले ज़्यादा थे। तो ये धीरे धीरे उसी से ही कम होगा, रोज़गार देने से। रोज़गार देने से क्या होगा? सेविंग्स बढ़ेगी, और सेविंग्स बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर वही साइकिल चलता है। ठीक है। वर्मा जी, आप तो खुद कर सलाहकार हैं, कई सारे टैक्सेस बढ़ते हैं। आपको क्या, आपके पास आने वालों की संख्या पिछले समय में बढ़ी है? कितनी बढ़ी है कि जो आपके पास जो लोग आते थे टैक्स भरने के लिए, उनकी संख्या कितनी बढ़ी है? कितना फ़र्क देखते हैं? अगर मैं देखूं तो 10 से 15% तो मिनिमम बढ़ी ही है। ठीक है। उसका रीज़न ये कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि टैक्स रेंज में आते ही नहीं थे, तो नहीं आते। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, टैक्स रेंज में भी आने लगे हैं, जबकि टैक्स की लिमिट बढ़ चुकी है। टैक्स की लिमिट बढ़ने के बाद भी उस लिमिट को भी क्रॉस करके वो टैक्स रेंज में आ रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं। जीएसटी में भी वही हो रहा है, इनकम टैक्स में भी वही हो रहा है, सभी तरफ से बढ़ता जा रहा है। तो ये था हमारा कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियां, जो आपने सुना। और इस विषय पर बड़ी तफसील से हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद थे प्रोफेसर अमित बनर्जी। आप प्रबंधन विभाग मैरिट से हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ स्टूडियो आने के लिए। और वरिष्ठ कर सलाहकार श्री संजय वर्मा जी भी हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद थे। हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम से फिलहाल हम लेते हैं इजाज़त, और सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश। नमस्कार।